ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें बोहर एटॉमिक मॉडल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इसके पहले हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक थे उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के। और बोहर एटॉमिक मॉडल के अगर हम बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या प्रोसेस है या कहीं की क्या कंसेप्ट दिया था बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो फर्स्ट अगर हम बात करें बोहर एटॉमिक मॉडल की, तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो था वो 1930 में नील्स बोहर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में अपना कंसेप्ट दिया था। किसके बारे में? बोहर एटॉमिक मॉडल। तो 1913 में नील बोहर क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। 1913 में नील्स बोहर ने एक एटम के बारे में अपना कंसेप्ट दिया जिसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और उनका ये जो कंसेप्ट था ये बेस्ड था, किसके ऊपर बेस्ड था? सो बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये जो कंसेप्ट था किसका? बोहर एटॉमिक मॉडल का। वो किसके ऊपर बेस्ड था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट था। उन्होंने रदरफोर्ड के सारे डिफेक्ट को रिमूव किया प्लैंक क्वांटम थ्योरी से या कहीं की अपने बोहर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से। समझते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा। फर्स्ट उन्होंने ये कंसेप्ट दिया 1913 में नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में जो बेस्ड था हमारे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम एक एटम की बात करें, ठीक है, तो एटम कैसा होता है? तो हमें पता है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो एटम हमारा कैसा? स्फेरिकल है। तो हमने एक एटम के एक एज्यूम करते हैं कि ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके एटम है। तो एटम का ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या है? तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है जो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बोहर ने अपना फर्स्ट पॉइंट ये कहा कि एटम जो होता है उस एटम के अंदर स्फेरिकल हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, कुछ इस तरह से। देखिए, ये है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके चारों तरफ क्या करेंगे? कंटिन्यू रिवॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये निकल कर आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यू रिवॉल्व करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इसको कहेंगे क्या? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारा सर्कुलर जो पाथ है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहां पर? अराउंड द न्यूक्लियस। कहां पर? अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? तो सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है ये प्रेजेंट होता है कहां पर? प्रेजेंट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में, या कहें कि सर्कुलर पाथ की जगह अगर हम बोले ऑर्बिट में, ठीक है। फर्स्ट हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यू रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या हमारा? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक सर्कुलर मोशन में कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर हम उसकी बात करें, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे? सर्कुलर पाथ, या कहें कि ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट था? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? तो इन्होंने कहा कि ऑर्बिट में। और ये ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिट क्या है? ये ऑर्बिट जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम इस ऑर्बिट की बात करें तो ये ऑर्बिट जो है हमारे पास, या कहें कि इस ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। और इसको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। दूसरा, इसी को अगर हम चाहें तो सेल भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेल भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है उसको उन्होंने ऑर्बिट कहा, और इस ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है, और या कहें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है जिसको हम सेल कहते हैं। और इसका उन्होंने नाम दिया, फर्स्ट जो था जहां पर बहुत ही क्लोज था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने N1 सेल दिया।
सेकेंड उसमें N2 एंड थर्ड इज N3 एंड फोर्थ इज N4, राइट। और उनका उन्होंने एनर्जी जो सेल थी हमारे पास, उन सेल का नाम क्या रखा, उन सेल को उन्होंने K, L, M और N नाम दिया। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम एनर्जी लेवल, उनको पहले तो हम ऑर्बिट कहेंगे, और ऑर्बिट जो है उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, और या कहीं की एनर्जी लेवल हमारे पास देखने को मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे N1, N2, N3 और N4। और इनकी अगर हम सेल की बात करें तो K, L, M, N उन्होंने क्या करा, उसको नेम दिया। फिर हमारे पास बात आती है कि इससे क्या पता चलता है, तो उन्होंने कहा कि ऑर्बिट है भैया, उसकी एनर्जी कैसी है, फिक्स्ड है, तो हमें यहाँ पर एटम की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब कैसे पता चलेगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम का, तो देखिए ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये उसी ऑर्बिट में कर रहा है, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी तो फिक्स है ना, तो फिक्स एनर्जी अगर इस ऑर्बिट की है और इलेक्ट्रॉन भी अपनी ऑन एनर्जी के साथ क्या कर रहा है, या कहेंगे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ना तो इससे इस वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है और नहीं ये ऑर्बिट इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। तो जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो उसी एनर्जी का यूज करते हुए रिवॉल्व करता रहेगा कंटिन्यू, किसके, अराउंड द न्यूक्लियस के। वो कभी भी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करेगा नियर ऑर्बिट से, ना तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट से एनर्जी लेगा, ना ये वाला इसको लेगा, एनर्जी का एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये हमारा न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसको हम बैलेंस यदि करते हैं बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हमारा जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है। रदरफोर्ड में ये नहीं बताया था, रदरफोर्ड में हमारा एटम स्टेबल है इसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बोहर ने अपना कंसेप्ट जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें ये बताया कि एटम कैसे स्टेबल होता है। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यू रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें तो ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इज इक्वल टू h अपॉन में 2 पाई। क्या होगा, h अपॉन में 2 पाई। या कहें कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर मैं इसको mvr इज इक्वल टू n h अपॉन में 2 पाई लिखता हूं तो क्या होता है। तो देखिए m की अगर हम बात करें स्पेशली तो m क्या हमारे पास, m हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें v की तो v हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम r की बात करें तो क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या है हमारे पास r, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। सो इस तरह से, और n क्या हमारे पास, n हमारे पास एक इंटीजर है, n क्या हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। n हमारा क्या है, इंटीजर है जिसको हम 1 2 3 4 कुछ भी हम यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे। h की अगर हम बात करें इट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, h हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। सो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी अगर हम बात करें तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर उसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, h अपॉन में 2 पाई। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। n की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एटम की हम
एटॉमिक रेडियस भी निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर अगर हम बात करें तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए ये n1 में है एनर्जी लेवल, n2 है, n3, n4 है, या कहीं की के शेल में है, l सेल में है, m है, l में, ये हमारे पास क्या है k l m, ये शेल है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बोहर की शेल क्या है तो k l m और n सेल है, ठीक है। तो ये सेल भी हमारे पास पता चल जाता है। अब बात आती है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, या यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता? तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी ऑर्बिट में रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिट में कभी नहीं आएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी कभी यहाँ नहीं आएगा। ये फिक्स रहेंगे अपने ही ऑर्बिट में और कंटिन्यू रिवॉल्व करते रहेंगे। लेकिन कंसेप्ट ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे, यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं एटम पर, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं हम, देखिए मैं इसको यहां समझाता हूं, यहां लिखते हैं। अगर हमारे पास बात है कि मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम का ये क्या है हमारे पास, एक ग्राउंड लेवल है, या कहे कि इलेक्ट्रॉन इस लेवल में प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे उसको हम, ग्राउंड स्टेट। ये मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है आपका, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन की एक ग्राउंड स्टेट होगी। अब मान लीजिए इसके ऊपर मैंने कोई एनर्जी का सोर्स दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड होकर ऊपर आएगा, या कहें कि ग्राउंड स्टेट से कहां पर आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर कहां आएगा, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी को रिलीज करके कहां आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। सो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाता है और एक्साइटेड से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन को इमिट करता है। क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। और जब वो रेडिएशन को इमिट करता है तब हमें उस एटम का स्पेक्ट्रा या कि फाइन लाइन देखने को मिलती है। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी देखा जा सकता है और एनर्जी की भी हम बात करें। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि डेल ई हमारा टोटल एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था तो ये क्या हो जाएगा आपका E1, और एक्साइटेड में गया तो E2। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 का मतलब एक्साइटेड और E1 मतलब ग्राउंड स्टेट, या कहेंगे लोअर एनर्जी लेवल। ये ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी, लोअर एनर्जी लेवल। और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा, एक्साइट या कहेंगे हायर एनर्जी लेवल में। और हायर एनर्जी लेवल से वापस इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल या कि ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। रेडिएशन के फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तब हम फिर कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमारी क्या निकली। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चला। फर्स्ट हमने कहा कि बोहर एटॉमिक जो मॉडल था वो नील्स बोहर ने दिया था 1913 में, और इनका जो बोहर एटॉमिक मॉडल था किसके ऊपर बेस्ड था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। क्यों आया, रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट थे उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट रदरफोर्ड का डिफेक्ट क्या था कि स्टेबिलिटी नहीं बता रहे थे एटम की, तो बोहर ने एटम की स्टेबिलिटी बता दी। कैसे बताई, तो उन्होंने कहा कि हमारा एटम जो होता है वो एटम स्फेरिकल होता है और उस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट होते हैं और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है और हमारे पास एनर्जी लेवल देखने को मिलते हैं। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम सेल भी बोलते हैं। और सेल की अगर हम बात करें तो KLMN है, जिस तरह से यहाँ KLMN। के जो सेल होता है वो नियरेस्ट होता है हमारे न्यूक्लियस के, और फिर उसके बाद डिस्टेंस बढ़ती जाती है हमारे सेल की। इसके बाद हमने कहा कि ये जो ये तो पता चला, फिर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस को हमने ऑर्बिट का सर्कुलर पाथ में कहा। और इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन पर, जिससे हमारे एटम की स्टेबिलिटी पता चलती है। फिर हमने कहा कि एंगुलर मोमेंट निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π। इनकी बात करें तो हमारे पास क्या नंबर है,
तो इस तरह से m क्या हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, v फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r हमारे पास होती है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इससे यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी तो हम बता सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के अलावा फिर हमने ये भी, इसके अलावा हमने ये कहा कि जो हमारे पास जब हम एटम को एनर्जी देते हैं तो वो एटम का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है तो एनर्जी, ग्राउंड से जब एक्साइटेड में जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट जब एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और फिर हमें एटम की एनर्जी भी पता चल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है वो कभी भी एनर्जी को न तो रिलीज करता है न तो गेन करता है, और ना ही वो एनर्जी को एक्सचेंज करता है अपने नियर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या जो ऑर्बिट है उससे भी। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्बिट जो है उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है और हमें एटम की स्टेबिलिटी भी पता चलती है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि ग्राउंड से एक्साइटेड, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है, तो हमें एटम का स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम एटम की रेडियस भी निकाल सकते हैं, या कहें कि इसके अलावा हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात करें तो या एंगुलर मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल से इजीली से फाइंड कर सकते हैं। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपका काम आसान है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।